जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में आज जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट वाले का हिंदी का, उसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके सभी सही उत्तरों को मिलाने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग अपने प्रश्न पत्र को लेकर के रख लीजिए और इसमें सही आंसर को टिक कीजिए कि किसका कौन सा सही जवाब होगा। यहाँ पर मेरे पास जो अभी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का सेट है आपका सेट आई है। तो सेट आई को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बाकी जिनका अलग सेट है वो भी अपना देख लेंगे, क्योंकि सेट अलग होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ क्वेश्चन आगे पीछे रहता है, तो वैसे भी मिला सकते हैं। बाकी जिनका सेट आई है वो यहाँ पे लाइन से क्वेश्चन को मिलाते जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन पंचमाक्षर है। ऑप्शन में है छ, त, स, न। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो र हो जाएगा, यानी कि डी यहाँ पे सही जवाब है। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को शॉर्ट में ही देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। जो सही आंसर है उसको हम लोग टिक करते जाएंगे। दूसरा है त्र किन वर्णों के मेल से बना है। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा बी, त प्लस र से मिल करके ये बना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ई, बी में जो लिखा हुआ है ई वो बड़ी वाली ई है, तो यह दीर्घ स्वर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पांचवा में है निम्न में कौन उष्म व्यंजन है। री है, त्र है, स है या फिर म है। तो इसका सही जवाब जो है वो स हो जाएगा। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब है। जपूजी किसकी रचना है ये बताना है। कबीर की, रहीम की, गुरु नानक की या घनानंद की। तो जपूजी जो है वो गुरु नानक की रचना है, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है रसखान किस छंद के में सिद्ध थे। तो रसखान जो है वो सवैया छंद में सिद्ध थे, तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो ए हो जाएगा। किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। तो इसका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने ही इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है घनानंद किस भाषा में लिखते थे, ये हम लोगों को बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी, ब्रज भाषा में। घनानंद ब्रज भाषा में लिखते थे। सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम था। तो सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम, उनकी माता का नाम सरस्वती देवी है, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है 11वां क्वेश्चन में फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो फुफेरा में एरा जो है वो प्रत्यय है, तो 11 का सी सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अपने क्वेश्चन में आंसर टिक करते चलेंगे, बताएंगे आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। 12 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो पढ़ाकू में पढ़ मूल शब्द हो जाएगा और इसमें जो आकू है वो प्रत्यय लगा हुआ है, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है मनावता किस शब्द का उदाहरण है। 13वां क्वेश्चन में कि मनावता किस शब्द का उदाहरण है, तो इसमें ए इसका सही जवाब हो जाएगा रूढ़। 14 क्वेश्चन है खलिहान किस शब्द का उदाहरण है। तो ये देशज का उदाहरण है, सी यहाँ पे सही हो जाएगा। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है। तो खटास एक तरह से भाव है, तो यहाँ पे डी इसका सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन में है निम्न में कौन व्यक्ति संज्ञा का उदाहरण है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है वो हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे पारिजात जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, तो बी यहाँ पे ये सही जवाब हो जाएगा। सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो सांप का स्त्रीलिंग सांपिन हो जाएगा, तो ये यहाँ पे सही है। निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पे विवाह जो है वो पुल्लिंग होता है, लोग बोलते हैं मेरा विवाह है या मेरा विवाह हो गया है। ठीक, शादी जो है वो स्त्रीलिंग होती है और विवाह जो है वो पुल्लिंग होता है, तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं, तो डी सही जवाब हो जाएगा। दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह अनिश्चय है, क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं क्या है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वो सही जवाब है ए, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। यहाँ पे एक ऑप्शन आया है डी में, नवतपुर पटना बिहार, जो कि मेरा ही थाना क्षेत्र है नवतपुर, लेकिन ये आपको ऑप्शन में नहीं होगा। ऑप्शन में आपको ए हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो ये बताना है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, फिर है सुमित्रा नंदन पंत, फिर है रामधारी सिंह दिनकर और फिर है कुंवर नारायण। तो 22 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपको ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अज्ञेय के पिता ही एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। तो 22 के यहाँ पे ए हो जाएगा। ध्यान से ऑप्शन को मिलाते चलिएगा। 23 में पूछा गया है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये तो आपको एकदम जो किताब के पहले चैप्टर में देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग को पहले पेज पे लेखक और उनके कहानी कविता के नाम दिया हुआ रहता है। जो कविता होता है उनमें कवि का नाम होता है और वहीं से ये सवाल है आपको। तो देखा जाए तो 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी, कुंवर नारायण है। तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब है। जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? 24 में पूछा जा रहा है जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा बी, बांग्ला भाषा के। उसके बाद है 25वां क्वेश्चन, बीजाक्षर किसकी रचना है? तो इसका सही जो है 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अनामिका की। फिर है 26वां क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? तो जो यहाँ पे नाम दिया गया है रेनर मारिया रिल्के, उनकी माता का नाम यहाँ पे सोफिया हो जाएगा सही जवाब। तो डी ये सही जवाब है, 26 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जिजीविषा शब्द का अर्थ होता है जीने की लालसा। तो ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 को देखते हैं। 29 में पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ, यानी कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई? तो 30 जनवरी 1938 को। तो ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा, वो सुर मांगते थे। फिर है यहाँ पे 31 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि बताना है। तो इसका सही जवाब जो है वो आपको सी हो जाएगा, मनोयोग। फिर है उप जोड़ इच्छा पदों की संधि क्या होगा? तो उप और इच्छा को जोड़े तो उपेक्षा शब्द बनेगा। तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है 33 क्वेश्चन में कि नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नार जोड़ अयन जो है वो नारायण का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब है। 34 में देखते हैं। 34 में पूछा जा रहा है तद्धति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 34 में पूछा जा रहा है तद्धति का, तो इसका ए सही जवाब हो जाएगा, तत्प्लस हित। राह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या है? तो राह शब्द का समास विग्रह होगा राह के लिए खर्च। तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 36 में देखते हैं, पूछा गया है शरणागत शब्द में कौन समास है? शरणागत में समास बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। 37 में पूछा गया है समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 37 का सही जवाब जो है वो हो जाएगा डी, अवयवी भाव समास। तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोपहर शब्द जो है वो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। जो 38 क्वेश्चन है 38 का न द्वंद्व नहीं द्विगु, क्योंकि इसमें दो चीज़ें आई हैं, दो और पहर है, तो द्विगु समास हो जाएगा। डी यहाँ पे 38 का सही जवाब है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ होता है पीछा करना, या ये कहें कि पीछा न छोड़ना। तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 40वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 40वां पे पूछा गया है
होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोक उक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कि होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि हैं? छायावाद के हैं, प्रयोगवाद के हैं, नकेनवाद के हैं या फिर कैप्सूलवाद के हैं? तो 41 जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब हो जाएगा ए, छायावाद के कवि हैं। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे 42 का सही जवाब जो है वो हो जाएगा सी, अज्ञेय है। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कोई खास यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं था। जो बच्चे तैयारी किए होंगे उनके लिए तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किताब से ही बहुत सारे सवाल दिए गए हैं और ज़्यादा टफ भी सवाल नहीं पूछा गया है। यहाँ पे 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। 100 में से हम लोगों को 50 बनाना था, आराम से यहाँ पे 50 बन जा सकते हैं। 43 में है निम्न में से कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? तो 43 का सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा वीरेंद्र डगवाल। तो यहाँ पे सी इसका सही है। नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? 44 क्वेश्चन में है नेमत का अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ होता है ईश्वर की देन या ईश्वर की दया से। तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 45 में देखते हैं, 45 में पूछा जा रहा है कि उदात्त शब्द का अर्थ बताना है। तो उदात्त का मतलब होता है उन्नत या उच्च, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। सयानप शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सयानप का अर्थ होता है चतुराई, तो यहाँ पे भी इसका सी हो जाएगा। 46 के भी सी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47 कि गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो गुरु नानक की जो मुलाकात है वो यहाँ पे बाबर से हुई थी। इन्होंने मक्का मदीना का सफ़र भी किया था और बाबर से इनकी मुलाकात भी हुई थी, तो ए यहाँ पे सही हो जाएगा। हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसका सही जवाब हो जाएगा प्रेमघन, जो स्वदेशी लिखे हैं उसी पंक्ति जो कविता है हम लोग को स्वदेशी, उसी का यह एक पंक्ति उठा करके दिया गया है, तो बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 49 क्वेश्चन को देखें तो पूछा गया कि हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ से जो लिखावट की जाती है उसे हम लोग हस्तलिपि कहते हैं, तो डी सही हो जाएगा। साखी का मतलब क्या होता है या साक्षी का? तो साक्षी का मतलब ही होता है गवाही यानी गवाह, तो यहाँ पे सी 50 का सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप लोग मिलाइए कि इन 50 क्वेश्चन में आपको कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। अब बढ़ते हैं हम लोग 51 क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो 51 का सही जवाब हो जाएगा डी, विनोद कुमार शुक्ल की ये रचना है। फिर यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 52 जो कि अभिन्यो चैप्टर से आया है कि अभिन्यो में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, और ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है कि इनमें से कौन कौन थे। तो इसका सही जवाब जो है वो डी है, इन्हीं तीनों ने मिल करके लिखी थी, जिनमें आंद्रे बेंत्रा थे, रेने शॉ थे और पाल एलुआर थे। तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया था? तो वो अपने बाबूजी यानी पिताजी से बंधवाए थे, तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। एकदम आसान सवाल था, कोई खास यहाँ पे डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछा गया है। अभी जैसे कि हम लोग 54 क्वेश्चन को भी देखें तो यहाँ पे लेखक के पूछा जा रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अगर आप पाठ पढ़े होंगे तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम रामविलास शर्मा है। फिर है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? एकदम बउआ वाला सवाल है। बहादुर नेपाल से अपनी माँ के मार के कारण भाग करके चला आया था, तो ए यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 56 में देखें तो पूछा गया है अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित थी? तो उसमें लक्ष्मी और गणेश की आकृति अंकित थी, तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 57 में है प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है वही हम लोग को बताना है। तो अगर आप लोगों को याद हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उसी चैप्टर में ये बात कही गई थी, तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। फिर है कि मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया था? तो मैक्स मुलर ने मेघदूत का अनुवाद किए थे जर्मन भाषा में, वो अपने भाषा में
यहाँ पे अनुवाद किए तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 59 में चले तो 59 में पूछा गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो इसके अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा महल वाले, यानी जो अमीर होते हैं महल वाले होते हैं वो अक्सर जीत जाते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी में सीता इस कविता में, इस कहानी की मेन मुख्य पात्र है, यानी कि नायिका है। उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। 3 इसमें शुद्ध दिए गए हैं और 1 अशुद्ध है, तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो दुष्कर लिखा हुआ है उसमें दुष्कर इस प्रकार से लिखाता है, लेकिन यहाँ पे जो स है वो बड़ी वाला लिखा हुआ है, जबकि स हमारा ये वाला होना चाहिए था। तो यहाँ पे ए जो है वो गलत हो जाएगा, तो अशुद्ध है, तो ए यहाँ पे सही जवाब है। दोष शब्द का विशेषण बताना है, तो दोष का दूषित हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इसका सही जवाब है। 63 क्वेश्चन को देखें तो पूछा जा रहा है कि नेह शब्द का विशेषण क्या है। तो नेह का नहीं हो जाएगा, तो सी सही जवाब है। तामस का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो तामस का तामसिक हो जाता है, तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो एक सरल वाक्य है, तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है। 66 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो देखते हैं इसमें एक तरह से यहाँ पे देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, उसी को हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। तो संगीता द्वारा रोटी खाया गया है, पकाया गया है, तो पकाने का काम रोटी पे हो रहा है, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पर्याप्त में यहाँ पे प्र उपसर्ग हो जाएगा, तो सी यहाँ पे सही जवाब है। अघात शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो 68 में यहाँ पे पूछा गया है, तो आ जोड़ घात हो जाएगा, जिसमें घात मूल शब्द है और आ उपसर्ग हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है 69 में कि कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे कु जो है वो उपसर्ग हो जाएगा, तो 69 के डी सही जवाब है। 70 में है लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है। तो यहाँ पे इया जो है वो इसका प्रत्यय हो जाएगा, लुट प्लस इया। पाप्ती लगभग कितने साल की थी। तो पाप्ती 12 साल की थी, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा जा रहा है माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि माँ शीर्षक के लेखक कौन है, जो पढ़ना था हम लोग कहानी। तो इसका सही जवाब है बी ईश्वर पेटलिकर हो जाएगा। फिर माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। तो वह पान और सुपारी खाती थी, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है। तो ये मगम्मा का है, दही वाली मगम्मा से ये बात ली गई है। फिर है रसूलन बाई कौन थी। तो यह एक गायिका थी, जो बिस्मिल्ला खान की पढ़ना है हम लोगों को, उसी में से ये नौबत खाने की इबादत से दी गई है, तो वहाँ पे ये गायिका थी। उसके बाद पूछा गया है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है। तो यार जुलाहे से किया है, तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछा गया है बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन है। तो इसका सही जवाब है ए अशोक वाजपेयी इसके संपादक थे। शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है शहर अब भी किस संभावना है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो अशोक वाजपेयी हैं, तो सी सही जवाब हो जाएगा। फिर 76 में पूछा गया है निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध है। द कास्ट इन इंडिया डियर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की रचना है, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। फिर है थान भर कपड़ा, ये किसका उदाहरण होगा। तो ये परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में है 83 में है 83 में पूछा जा रहा है कि शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है। पहले तो कि ये वर्तमान काल में है, लेकिन बताना है कि कौन सा वर्तमान काल है। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा
पूर्व वर्तमान काल, तो यहाँ पे बी सही है। निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यानी एक ऐसा इसमें शब्द होगा जिसमें एक तरह से बोला जाए तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी क्रिया कर्ता किस पे काम कर रहा है ये नहीं पता होगा। तो यहाँ पे मनीष बिस्कुट खा रहा है तो खाने काम बिस्कुट को रहा है, नहीं होगा। दीपा गीत गाती है तो गीत पे यहाँ पे काम हो रहा है, नहीं होगा। गाय घास खाती है तो यहाँ पे भी घास पे काम किया जा रहा है, लेकिन प्रेमा सोती इसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। खरगोश बिल से बाहर निकला, तो यहाँ पे देखा जाए तो कारक पूछा जा रहा है कि कौन सा कारक होगा। तो खरगोश और बिल इन दोनों के बीच दूरी हो रही है, तो इन दूरी को हम अपदान कारक कहते हैं, तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है आगे सवाल कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं, तो इसे हम लोग चौपाई कहते हैं, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है, 87 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए अनुप्रास। फिर है किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ये हम लोगों को बताना है, तो स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, तो ये सही जवाब हो जाएगा। 89 में है निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है, तो अल्प प्राण व्यंजन बताना है और इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ठ। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 90 का, तो 90 में सही जवाब हो जाएगा ध, तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब है। 91 में पूछा गया है जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द, तो अजय होता है, तो बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जिसका तेज निकल गया हो उसके लिए एक शब्द निस्तेज होता है, तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कायर शब्द का विलोम क्या होगा, तो कायर मतलब डरपोक होता है, तो इसका उल्टा देखा जाए तो निडर हो जाएगा, तो बी ए यहाँ पे ए जो है निडर वो सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछा गया है ज्योति शब्द का विलोम बताना है यानी उल्टा बताना है, तो ज्योति का तम होगा, क्योंकि तम के मतलब अंधकार और ज्योति का मतलब उजाला होता है, तो तम यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जंगम शब्द का विलोम बताना है, तो जंगम का स्थावर होता है, तो ये यहाँ पे सही जवाब है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो पुष्प को प्रसून भी कहते हैं, तो बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो सरस्वती का वगीसा भी होता है, तो ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। फिर घर का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो घर का पर्यायवाची शब्द गेह भी होता है, गेह का मतलब भी घर ही होता है और घर का मतलब तो घर होता ही है, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। अब है 99 और 100 क्वेश्चन, तो यहाँ पे 99 क्वेश्चन में पूछा गया है शुद्ध वाक्य चुनने के लिए। हम लोगों की तो नाकें कट गई, तो यहाँ पे नाकें नहीं नाक होगा, तो ये तो ऐसे ही कट गया, ये नहीं होगा। फिर है राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, ये लग रहा है, आगे देख लेते हैं। कोयला जलकर राख हो गया, ये नहीं होगा। मैं तकलीफ भुगता हूँ, ये भी नहीं होगा, तो इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। उसके बाद 100वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, यानी 3 इसमें गलत लिखे हुए हैं और एक सही लिखा हुआ है। पहला कृत्रिम जो लिखा हुआ है ये गलत है, कृत्रिम में क्री होता है, ये गलत हो जाएगा। धुआं में धू होता है और सूरज में सु होता है, तो ये तीनों ही यहाँ पे गलत हैं, तो एक ही शब्द बचा डी वाहिनी, तो डी इसका सही जवाब है। तो ये थे आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इसमें से आप लोग मिलाएं कि आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना इसमें गलत हुआ। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कुछ देर बाद ही, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में सेकेंड सिटिंग का भी एग्जाम खत्म होगा, तो उसके बाद सेकेंड सिटिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर को मिलाया जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।